गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग कल जो है प्रीलिम्स वाले पार्ट में चल रहे थे केमिस्ट्री के, जहाँ पे मैंने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था केमिस्ट्री का कि आखिर कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से हम केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं या फिर किस तरह से हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं और यहाँ पे जो है ब्रीफ करने जा रहे हैं थोड़ा। ठीक है, तो कल वाले पार्ट पे ही हम थोड़ा स्टार्टिंग पे है। ठीक है, कल वाली क्लास में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। मैंने तुम लोग को जो है टाइप्स ऑफ यूनिट बताया था। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट तरह की यूनिट्स होती है जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं और कई सारी जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं प्रीफिक्स इन एसआई यूनिट। कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। जैसे हमारी कोई भी यूनिट होती है तो उसमें हम कुछ प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन यूनिट्स, और उन प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मान लो तुम्हें कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए एम एम, जैसे तुम कहते हो एम एम अगर लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब तो तुम समझते हो कि ये हो जाता है मीटर। सेकंड वाले एम का मतलब होता है मीटर, पर ये एम क्या है, ये एम रिप्रेजेंट करता है मिली को। अब मिली का मतलब क्या होता है, दैट इज 10⁻³ तो ये बेसिकली क्या है, प्रीफिक्स है जो यूनिट के बदलने से नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, अगर मीटर है या क्या कहते हैं इसी की जगह अगर तुम मान लो मिलीमीटर लिखना चाहते हो, मिलीलीटर लिखना चाहते हो, मिली ग्राम लिखना चाहते हो, तो मिली का मतलब हमेशा क्या होता है 10⁻³ होता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ प्रीफिक्सेस को पढ़ने जा रहे हैं जिनके बारे में हमेशा हमें यहाँ पे देखने को या यूज करने को मिलेगा। ठीक है ना, तो पहली बात, ये कितने के मल्टीपल में लिखे जाते हैं, एक चार्ट बनाया जाता है इसके ऊपर कि ये कितने के मल्टीपल में लिखे जा रहे हैं, इनमें कौन सा प्रीफिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और उन प्रीफिक्सेस के लिए हम कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये छोटा सा एक चार्ट है मेरा। जैसे तुम एक वर्ड सुने होंगे दैट इज ऑफ पीको। पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12। क्या होता है, 10⁻⁻12। इसका सिंबल होता है स्मॉल पी। जैसे अगर मुझे पीको मीटर लिखना हो तो इसका मतलब होगा 10⁻⁻12 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो ये पीको का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12 होता है। इसी तरह से 10⁻⁹ का इस्तेमाल होता है फॉर द वर्ड नैनो। नैनो का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए, 10⁻⁹ ऑर्डर के लिए। इसी तरह से 10⁻⁻6 ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द माइक्रो ऑर्डर। ठीक है ना, माइक्रो के लिए अगर इस्तेमाल करना होगा जिसका सिंबल हम लोग म्यू से लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर हम लोग बताते हैं 10⁻⁻6। दैट इज अगर मान लो मुझे लिखना हो माइक्रोग्राम या माइक्रोमीटर अगर मुझे लिखना है तो इसका मतलब हो गया 10⁻⁻6 मीटर। इसी तरह से 10⁻⁻3 के लिए जो सिंबल बताया गया है दैट इज ऑफ मिली। मिली का मतलब हो जाता है स्मॉल एम से, इसका मतलब होता है 10⁻⁻3। इसी तरह से यूज होता है 10⁻⁻2 फॉर द सेंटी। ठीक है ना, जैसे लिखते हो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर बोलते हो ना।
तो ये सेंटी का इस्तेमाल जो है हम लोग कब करते हैं, 10⁻⁻² ऑर्डर के लिए, और इसका सिंबल होता है सी। इसी तरह से 10⁻⁻1 का इस्तेमाल किया जाता है डेसी वाले पार्ट के लिए। किसके लिए करते हैं, डेसी के लिए, तो डेसी का सिंबल होता है डी। इसी तरह से अगर आगे बढ़ोगे तो 10⁻+1, +1 मतलब दैट इज ऑफ 10 केवल लिख सकते हो, इसका सिंबल होता है दैट इज ऑफ डेका। डेका के लिए हम सिंबलाइज करते हैं डी ए, ठीक है ना। इसी तरह से 10⁻² के लिए इस्तेमाल होता है हेक्टा, हेक्टा वाले में सिंबल चला जाता है एच। नेक्स्ट आता है 10⁻³ के लिए किलो, ये तुम लोग इस्तेमाल काफी ज्यादा किए होंगे, किलोग्राम, किलोमीटर, ठीक है ना। दैट मीन्स ऑफ के से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। 10⁻6 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली मेगा के लिए। किसके लिए करते हैं, मेगा वर्ड के लिए, दैट इज ऑफ 10⁻+6 की बात बोली जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करना चाहें 10⁻, अगर मुझे यहाँ पे +9 देखना, हम इसी को रब करना थोड़ा, ठीक है ना, 2 ठो और है, ठीक है ना। मान लो अगर मुझे 10⁻+9 वाले के लिए देखना है, तो +9 वाले के लिए इस्तेमाल होता है गीगा, ठीक है ना। क्या होता है, गीगा, तो दैट इज ऑफ कैपिटल जी से सिंबलाइज होता है। एंड 10⁻+12 के लिए होता है टेरा, ठीक है ना, तो ये हो जाता है कैपिटल टी। बात समझ में आ रहा है। तो दीज आर द प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर द मल्टीपल्स ऑफ, या कह सकते हो यूनिट, ठीक है ना। तो इनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, एज अ कोफिशिएंट के फॉर्म में करते हैं, ताकि हम उसमें क्या कर सके, हम उसको जो है यूज करके उनकी बड़ी से बड़ी यूनिट या छोटी से छोटी यूनिट को आसानी से लिख सके, और उनके बीच में रिलेशन भी हम यहाँ पे समझ सके। बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से इनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। कुछ क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो दीज आर द सम प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लो एक रिलेशन निकालना हो, कि अगर मुझे मान लो 1 नैनोमीटर बराबर पता करना है कितना मीटर होता है, तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, तो इसका मतलब 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होगा, दैट इज हो जाएगा 10⁻�9 मीटर। क्लियरिटी हो रही है कुछ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है लास्ट है टेरा, ठीक है ना, TERA, टेरा, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज करते होगे टेरा बाइट, है ना, गीगाबाइट। तो उसकी तरह जो है, जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो कहते हो ना भाई इसमें इतने जीबी का होना चाहिए, तो जीबी का मतलब क्या है, जी का मतलब वहां पे क्या है, गीगा से तो है, अब बाइट का अलग अलग सेंस हो जाता है, ठीक है ना। तुम लैपटॉप खरीदते हो तो कहते हो भाई इसके हार्ड डिस्क 1 टीबी की होनी चाहिए, 2 टीबी की होनी चाहिए, तो टीबी का मतलब क्या होता है, टेरा बाइट, ठीक है ना। टेरा का मतलब क्या होता है, 10⁻+12 के ऑर्डर की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मुझे कोई यूनिट लिखनी है, बहुत बड़ी यूनिट है, तो मतलब बहुत बड़ी वैल्यू को लिखना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई ये 10⁻+12 ऑर्डर का अगर है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो गीगा के सेंटीमीटर में लिखा हुआ, मतलब गीगा के रिस्पेक्ट में इसको हम आसानी से सिंबलाइज कर सकते हैं। तो गीगा का मतलब ही हो जाता है कि यहाँ पे 10⁻+12, ठीक है ना। अभी कन्वर्जन वाले पाउंड हम लोग आएंगे, तो हम लोग तब कन्वर्जन सीखेंगे, अभी हमने कन्वर्जन नहीं सीखा, ठीक है ना। कन्वर्जन वाला पार्ट जो है बेसिकली हम लोग प्रीलिम्स ऑफ फिजिक्स में सीखेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे हमें क्या कहते हैं यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कन्वर्जन नहीं है, यहाँ पे देखो जो चीज है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रीलिम्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे बेसिकली पढ़ना होता है मास और वेट के बीच का रिलेशन, या कह सकते हो डिफरेंस, कि मास क्या है और वेट क्या है, ठीक है ना। चलो मास और वेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो मास क्या होता है, ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है ना। ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है, क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द, क्या, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बात को याद रखना, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताता है, बात समझ में आ रही है। लेकिन ये वेट क्या होता है, वेट उस सब्सटेंस से पैदा होने वाले फोर्स को बताता है, क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ
फोर्स, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द सब्सटेंस, प्रोड्यूस्ड बाय द सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है? ये क्या बताएगा? ये उस सब्सटेंस की वजह से पैदा होने वाले फोर्स को बताता है बेसिकली, ठीक है ना। अब ये फोर्स जो बेसिकली होता है, जो वेट के एस्पेक्ट में हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये जो है बेसिकली जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, ठीक है ना। दूसरा टर्म क्या है? जो मास होता है, इट इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, मतलब ये बदलता नहीं है, ठीक है ना। चाहे अगर तुम यहाँ पे अपना मास नापोगे तब भी तुम्हारा मास वही आएगा, तुम चांद पे जाके नापोगे तब भी वही आएगा, अर्थ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाके नापोगे तब भी वहां पे वही आएगा, ये वैल्यू बदलेगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन जो वेट होता है वो क्या होता है? इट इज वेरिएंट, ये क्या होता है? बदलता रहता है। कैसे कैसे बदलता है? अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? बदलता रहता है। तीसरी बात, यहां पे क्या होता है? कोई भी मैटर है तो मैटर की डेफिनेशन क्या देते हो? मैटर की डेफिनेशन बताते हो कि इट हैज मास एंड विल ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब मास नेवर बी जीरो, मास नेवर बी जीरो, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नॉर निगेटिव, ठीक है ना। या दूसरी भाषा में बोल दिया जाए तो ये बोल सकते हो कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। मास क्या होता है? हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो मास क्या होता है? हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मतलब ना कभी ये जीरो हो सकती है ना कभी निगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो इट मे बी, ठीक है ना, इट मे बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, एज अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट, ठीक है ना। चौथी बात क्या है? अगर हम इसमें और अभी डिफरेंस देखना चाहते हैं तो मास के लिए जो हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, मास के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होती है? किलोग्राम, ठीक है ना। लेकिन जो इसके लिए एसआई यूनिट बताई गई है, वो जो इसके लिए एसआई यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट इज, क्योंकि ये फोर्स बता रहा है एक तरह का, ठीक है ना, इट्स एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगी? न्यूटन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। अगर तुम्हें मास को एक्यूरेटली नाप के बताना है, ठीक है ना, इट इज एक्यूरेटली मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मेजर होता है? मेजर्ड बाय एनालिटिकल बैलेंस। किसके द्वारा मेजर किया जाता है? एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा। एक तरह से बोल सकते हो, एक तरह का तराजू बोलते हो ना, जैसे हिंदी में, जिससे अगर तुम सामान लेने जाते हो मार्केट में, मांस वगैरह कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो तुम तराजू का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही एक तरह का एनालिटिकल बैलेंस होता है जिसमें हम बॉडी के केवल और केवल मास को नापते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ये बात बोली जा सकती है कि जो तुम्हारी वैल्यूज होती है यहाँ पे जो है, इस तरह से इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। अब वेट नापना है तो वेट को नापने के लिए तुम क्या करते हो? ठीक है ना, बॉडी का अगर तुम्हें वेट नापना है एक्यूरेटली तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो? दैट इज W बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किसका इस्तेमाल करते हो? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द
बॉडी, ठीक है ना। हाँ, अगर हमने बॉडी का वेट नापे हो तो बच्चे मान लो तुम जाते हो वेट मशीन में जाके अपना वेट नापते हो, तो जो वेट नाप रहे हो अगर तुम उससे अपना जी से डिवाइड कर दो तो दैट इज योर एक्चुअल मास, ठीक है ना। तो अगर तुम 100 किलो के हो और तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम मोटे हो, तो कह दो हम मोटे नहीं है भाई, हम तो गलत ग्रह पर रह रहे हैं, मेरा मास तो मात्र 10 किलो के आसपास है ना। भाई 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 बोलोगे तो 100 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब क्या है, लमसम तुम मात्र 10 किलो के हो, तुम्हारे ऊपर तो 100 न्यूटन का तुम्हारा वेट आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई अगली बार तो कोई तुम्हें मोटा बोल दे तो भाई उसको जवाब दे देना, कहना भाई तुम गलत हो, हम अभी चांद पे चले जाए तो हम मात्र 16 किलो के हो जाएंगे, है ना, 16 न्यूटन का हमारे पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो चलो जोक्स अपार्ट, ये सारी चीजें क्लियर हुई, मास और वेट का डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली था कि बॉडी, अगर किसी बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके पास हमेशा मास जरूर होता है, क्योंकि तुम मैटर की डेफिनेशन ये देते हो कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड द मैटर। तो अगर जिसके पास मास ही नहीं है, मासलेस बॉडी अगर कोई है, तो दैट मीन्स इट इज अनएक्सपेक्टेड, मतलब वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कम से कम कुछ ना कुछ, कम से कम कुछ भी मास होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा। लेकिन अगर यही बात अगर हम तुम्हारा वेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडी के ऊपर कभी कभी जीरो भी हो जाती है। जैसे मान लो अर्थ के सेंटर में तुम चले जाओ, तो जब सेंटर पे जाओगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर तुम वहां पे वेट बॉडी का निकालोगे तो दैट विल बी जीरो। तो भाई ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद है, हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम क्या होता है। तो हमेशा मैथमेटिक्स में यूज करते होगे, वॉल्यूम निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, कभी ये समझे हो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर या वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम बेसिकली बताता है द स्पेस ऑक्यूपाइड, क्या बताता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई किससे, बाई द सब्सटेंस, सब्सटेंस के द्वारा जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, जो उसको हम निकालने का मेथड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वो तुम बताओगे वो क्या है, उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, हम वहां पे ये निकाल के बता रहे हैं कि उस सब्सटेंस ने कितनी जगह क्या कहते हैं ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। इसी तरह से अगर मुझे मान लो बोल दे कि अगर मुझे बोले कि भाई मुझे फिगर दे दिया जाए, मान लो क्यूब दे दिया गया, ठीक है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम अगर मुझे निकालना हो तो मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले हैं तुम्हें पता होने चाहिए। अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो क्या यूज करते हो, साइड, पता होगा सबको, ठीक है ना, जूनियर क्लासेस में यूज भी किए हो। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में बात किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए बोल दे तो क्या करोगे, दैट इज निकालने के लिए इस्तेमाल करोगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से मान लो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे, दैट इज बोलोगे कितना, पाई आर स्क्वायर एच बोलोगे। अगर इस तरह से वॉल्यूम ऑफ मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कोण का निकालने के लिए, तो इट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालने बोल दिया जाए, ठीक है ना, हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, आधा स्फीयर, दैट इज हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, और भी कई सारे फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। फिलहाल ये फॉर्मूले तो हम यहाँ पे इनके बारे में तो ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है ना। तो हम इनके बारे में यहाँ जनरली हम लोग नहीं पढ़ने आए, हम लोग रिलेशन पढ़ने आए हैं। जैसे मान लो तो हमेशा वॉल्यूम को नापते हो किसमें, लीटर में। अगर मान लो तुम्हें वो सॉलिड फिगर हो तो तुम उसको नापते हो मीटर के क्यूब में, सेंटीमीटर के क्यूब में। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ ये कहता है
what is the relation between, what is the relation between किसमें, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब, इन तीनों में आपस में जो भी रिलेशन तुम सेटअप करा सकते हो, ठीक है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनी टू, कोई भी दो के बीच में रिलेशन सेटअप करके बताओ, ठीक है ना, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो इसके बारे में रिलेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, तो एक छोटी सी चीज है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ाई गई होगी, और हम उसका यहाँ पे जो है इलेबोरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या चीज है देख लो, ठीक है ना। सबसे पहले इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, बीच में लिख लो ग्राम, या लिख लो मीटर, या लिख लो लीटर। दैट मीन ग्राम इज इक्वल टू मीटर इज इक्वल टू लीटर, ठीक है ना। अपनी जगह तीनों बराबर हो जाते हैं, ऐसा मान मत लेना, हमने एक सिंबलाइज करने के लिए बोला, ठीक है ना। अब ग्राम के लेफ्ट हैंड साइड में आता है डेसीग्राम, ठीक है ना, यहाँ आता है सेंटीग्राम, इसके बाद आता है मिलीग्राम, बात समझ आ रही है। इसी तरह से इधर भी आ जाएगा डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसी तरह से इधर आ जाएगा डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है ना। अब राइट साइड में अगर जब बढ़ोगे तो ये आएगा डेकाग्राम, हेक्टाग्राम एंड किलोग्राम। इसी तरह से इसको बोल सकते हैं ये डेकामीटर है, ये हेक्टामीटर है, ये किलोमीटर है, और इस तरह से बोला जाता है ये डेकालीटर है, ये हेक्टालीटर है, और ये किलोलीटर है। अब इसमें जब तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो हर स्टेप में इंटू 10 करते चलना है। मान लो किलोलीटर से हेक्टालीटर आना है तो 1 किलोलीटर बराबर 10 हेक्टालीटर, ठीक है। 1 किलोलीटर से डेका आना है तो 1 और 2 स्टेप, तो मतलब 10 टू द पावर में बढ़ोगे, ठीक है ना। तो 2 बार तुम्हें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 की तरफ आओगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हो, तो उस कंडीशन में हर स्टेप के लिए 10 से डिवाइड करते हुए चलते हैं। ये एक बेसिक तरीका है याद रखने का सारी यूनिट्स को। अब अगर ये तुम्हें तरीका याद है, ठीक है, एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया गया, डेसी, सेंटी, मिली, इधर आ जाता है डेका, हेक्टा, किलो। अब इसके बाद अगर हम इनमें रिलेशन निकालना चाहते हैं तो एक जरा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं किस तरह से निकाला जा सकता है। तो तुम ये बात देख सकते हो सॉल्यूशन में, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर बराबर क्या, 100 सेंटीमीटर। बोलते हो नहीं बोलते हो, कोई दिक्कत है तो बता दो भाई यहीं पे, ठीक है, बोलते हो ना। कोई यहाँ पे दिक्कत हो तो तुरंत वैल्यू की वैल्यू बताओ, तुरंत अगर दिक्कत है तो तुरंत बताओ जवाब कि भाई हाँ इस वाले पार्ट में हमें दिक्कत हो रही है। ये वैल्यू तो बोलते हो ना, 1 मीटर बराबर कितना बोलते हो, 100 सेंटीमीटर, ये सब लोग बोलते हैं। इतना सबको मालूम है कि किस तरह से ये बात लिखी गई है। अब अगर हम इसको क्या करना चाहते हो, मान लो इस मीटर को हम ले जाना चाहते हो किसी और टर्म्स में, तो हम मान लो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, क्या करो, ऑन क्यूबिंग, दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। भाई चलो बोथ साइड क्या कर रहे हैं, क्यूब करके दिखा रहे हैं, करा जाए भाई क्या होता है क्यूब करने पे, ठीक है। चलो भाई वो दोनों साइड जो है क्यूब अगर हम लोग करें तो क्या देखने को मिलेगा, ये हमें मिलेगा 1 मीटर का इधर से क्यूब आ गया। हम चाहे तो एक लाइन में तुम्हें बता सकते हैं ये डायरेक्शन होता है, बट थोड़ा सा देखो, जानो और समझो तभी थोड़ा आसान होगा। ये 10 टू द पावर 2 का क्यूब कर दिए, अब इसका मतलब क्या है, 1 का क्यूब तो 1 ही, और m का क्यूब मीटर क्यूब हो गया। यहाँ पे 10 टू द पावर 2 का क्यूब करोगे, दैट इज 10 टू द पावर 6 आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 मीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आ रही है। तो ये एक तरह का रिलेशन है जो तुम्हें जानना जरूरी है। अब इसी तरह से हम तुम्हें यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन दिखाने जा रहे हैं। मान लो अगर हम यही बात को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं मीटर और लीटर के लिए, किसके लिए, मीटर और लीटर के लिए, तो ध्यान रखो लीटर इज यूज्ड फॉर द 3D फिगर एंड मीटर इज यूज्ड फॉर द, किसके लिए, लंबाई नापने के लिए ना, लेंथ नापने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो उस कंडीशन में ये वैल्यू आ जाती है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू
1000 लीटर कितनी आ जाती है 1000 लीटर। तो अगर हम दोनों के एलएचएस को ऑब्जर्व करें तो हमें दोनों का आरएचएस भी बराबर मिलेगा। दैट मीन्स हमें ये भी दिख जाएगा कि 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो पावर अगर कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सेंटीमीटर और किसमें सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन भी यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत हो रहा है? कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही है? वो हम नहीं बता रहे, अभी डेसीमीटर के रिलेशन में नहीं गए। देखो बेसिकली क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। इसको मैंने क्या किया है, दोनों तरफ यहाँ पे इसका क्यूब कर दिया है। तो 1 मीटर का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और m का क्यूब मतलब यहाँ मीटर क्यूब आ गया। इसी तरह से अगर हम 100 मतलब क्या 10⁻² ना, तो 10⁻² का अगर तुम क्यूब करोगे तो 10 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। 10⁻³ का मतलब क्या हुआ 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। 3 बार 10⁻² करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻6, और cm का क्यूब हो जाएगा दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेशन मिल गया, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू बेसिकली कितनी होती है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब इसी तरह से अगर तुम मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन निकालते, ठीक है ना, तो मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन निकालने के लिए तुम्हें देखना पड़ता, दैट इज इस तरह से तुम देखते कि 1 मीटर इज इक्वल टू बोलते 10 लीटर। तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब करते तो ये आ जाता 1 मीटर क्यूब, और 10 का क्यूब मतलब ये हो जाता 1000 या मतलब 10⁻³ लीटर क्यूब, है ना। तो ये लीटर क्यूब ना आ जाए, ये लीटर क्यूब वाले वैल्यू में ही जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम इसको इसी तरह से सॉल्व करके निकालते हैं कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1000 लीटर में होती है, क्योंकि लीटर एक ऑलरेडी 3D फिगर के लिए दिया हुआ है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, अगर हम इधर से ऑब्जर्व करें ये भी 1 मीटर क्यूब है, ये भी 1 मीटर क्यूब है, दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर, तो राइट हैंड साइड को दोनों को बराबर किए, दैट इज 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इन दोनों को इक्वलाइज कर रहे हैं तो हमें अगर 10⁻³ कैंसिल कर दे तो 1 लीटर और सेंटीमीटर क्यूब के बीच में रिलेशन मिल गया। तो इस तरह से हम लोग मीटर सेंटीमीटर क्यूब में एक बार रिलेशन देखे, एक बार लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन देख लिए, और एक बार मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन देख लिए। ठीक है ना, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब इसी में मान लो किसी ने बोला होता कि बताओ यहाँ पे ml क्यूब ml के साथ भी रिलेशन निकाल के बताओ, तो भाई 1 लीटर और 1 ml में रिलेशन जानते हो कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ml होता है।
तो उस कंडीशन में वहां पे अगर सॉल्व करते तो उसके साथ रिलेशन मिल जाता, ठीक है ना। तो इतनी बातें कुछ क्लियर हो रही है, यहां तक में किसी को कोई डाउट हो? देखो बहुत जरूरी है कि अगर दो लाइन भी पढ़ रहे हो तो वो दो लाइन तुम्हें बिल्कुल एकदम क्लियर हो, ठीक है ना। दिमाग है भाई, 3 इडियट का डायलॉग है, भूल मत जाना, ठीक है ना, कि दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है कि प्रेशर बना के पढ़ाई करोगे। एकदम फ्री माइंड से रिलैक्स होके पढ़ाई करो, ठीक है ना। जितना आराम से पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, जितना टेंशन लेके और जितना वो दिक्कत करके पढ़ोगे उतना तुम्हें कंफ्यूजन पैदा होगी। तो इसलिए एकदम टेंशन फ्री होकर, रिलैक्स होकर के, ठीक है ना, जब भी पढ़ो फ्रेश माइंड से जब पढ़ोगे तो हमेशा वहां पे जो है तुम्हें अच्छी चीजें और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्लियरिटी ज्यादा होगी जब रिजल्टेंट, एक तरह बोलते हैं जब पढ़ने के बाद का जो आउटकम निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसलिए इन सारी चीजों को भाई एक्वायर करो, बहुत रिलैक्स होकर एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ो, ठीक है ना। अब इतना भी टेंशन फ्री मत हो जाना कि पढ़ाइए ना करो, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग इसका ये मतलब भी निकाल देते हैं कि टेंशन फ्री होना है मतलब पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो चीज नहीं है भाई, पढ़ाई तो करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वॉल्यूम के बाद। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा मास, इसके बाद हमने पढ़ा वॉल्यूम, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। अब ये डेंसिटी क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करना चाहे, डिफाइन करना चाहे कि ये डेंसिटी होती क्या है, तो ये एक्चुअल में इसका अगर तुम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हो तो हिंदी ट्रांसलेशन या वर्ड मीनिंग जैसा पढ़ते थे ना बचपन में, तो अगर वर्ड मीनिंग पढ़ते हो तो ये बताता है घनिष्ठता। घनिष्ठता मतलब क्या है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, कहां पे, यूनिट वॉल्यूम में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है वो उसकी क्या बताएगा, डेंसिटी बताएगा। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे घर में भाई एक रूम है जहां तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अब इस रूम में मान लो 4 लोग आके बैठ गए, तो तुम्हारे रूम की डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द रूम, ठीक है ना। क्या बोलोगे, 4 पर्सन है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द रूम बोलोगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर ऑब्जर्व किया जाए, मान लो उसी रूम में 10 लोग आके बैठ गए, तब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर को तो तुमने छेड़ा रही, पर नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या तुमने क्या कर दी, 4 से 10 कर दी, तो तुम्हारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा एक और काम कर सकते हो भाई, जहां तुम बैठे थे मान लो उसका एरिया जो है, या मान लो जो उसकी जगह थी वहां पे, वो तुम्हारे बैठने के लिए मान लो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया का था। अब तुमने क्या किया, तुम उन सबको ले गए एक छोटे से कमरे में, मान लो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले कमरे में ले गए, वहां पे ले जाके बैठा दिए हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुमने वॉल्यूम को घटाया, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल दूर दूर बैठे थे, मान लो पहले मैंने एक एक वॉल्यूम में ये फिगर ले लिया, एक 3D फिगर है, ठीक है ना, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पे मान लो मैंने 4 पार्टिकल रखे हैं, तो ये आराम से पूरे रूम में घूम फिर रहे होंगे, भाई इनको पूरा जगह मिला होगा। हमने क्या किया, इसी में पार्टिकल की संख्या, ये रूम मैंने नहीं बदला है पर यहाँ पे 4 की जगह मैंने मान लो, अब मान लो 12 पार्टिकल डाल दिए, तो जो पहले उनको आराम से घूमने फिरने की जगह मिल रही थी वो जगह भर गई है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो गया, डेंसिटी का इंक्रीमेंट हो गया। या दूसरी भाषा में हम करते, मान लो जितना बड़ा ये जगह था इसको हम जगह ही छोटी कर देते, अब उतने में अगर ये 4 पार्टिकल लाते तो जगह छोटी करने पे क्या होता, वॉल्यूम डिक्रीज करता, तो उस कंडीशन में भी डेंसिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो इसका मतलब डेंसिटी है क्या, डेंसिटी बेसिकली डिपेंड कर रही है 2 चीजों पर। किन किन चीजों पर, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे कि जितने हम नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या बढ़ा रहे हैं, दूसरा डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम पे डिपेंड भी कर रही है इनवर्सली, हम वॉल्यूम छोटा करते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब डेंसिटी विल बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोल दिया जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोल दिया जाएगा। बात क्लियर हो रही है।
अब मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, इसको बोल दो, क्या बोल दोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। कुछ क्लियरिटी हो रही है। ये सिंबलाइज किया जाता है रो से, इसका नाम क्या है, RHO, रो से, ठीक है ना, रो से इसको हम सिंबलाइज करते हैं। डेंसिटी विल बी डिफाइंड एज द मास अपॉन वॉल्यूम। कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो कुछ क्लियरिटी हो रही है इन सब चीजों में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी डेंसिटी के बारे में पता करते हैं। अगर मुझे इसका एसआई यूनिट निकालना हो, ध्यान से समझना, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी डेंसिटी की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उन सिस्टम्स की डेंसिटी को कैलकुलेट करके बताते हैं। बात कुछ क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो मास क्लियर हो गया, वॉल्यूम क्लियर हुआ, फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी का था, हमने डेंसिटी भी क्लियर कर लिया। अब हम भाई नापने जा रहे हैं टेम्परेचर को। किसको नाप रहे हैं, टेम्परेचर को। देखो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, इनका सबका इस्तेमाल करना होता है तुम्हें जब तुम न्यूमेरिकल करते हो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, कई सारे फेनोमेना लगाते हो, ठीक है ना, कई सारे कन्वर्जन करते हो। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम पहले सारे चीजों को बेसिकली समझ लो कि एक्चुअल में ये चीजें है क्या। नहीं तो जब न्यूमेरिकल करने की बारी आएगी तो फिर समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से इनका न्यूमेरिकल किया जाए। अब टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। चलो कोई इंसान डिफाइन कर दो भाई, चलो बताओ भाई टेम्परेचर क्या होता है, पढ़े हो ना जूनियर क्लासेस में। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, बताओ। टेम्परेचर क्या है, अगर हमें टेम्परेचर डिफाइन करना है तो ये नाप के बताता है ऑर्डर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि वो बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है या फिर वो बॉडी कितनी ज्यादा कोल्ड है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो नापता है दैट इज कॉल्ड द, क्या बोल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द, बेसिकली हम उनको बोल देते हैं क्या चीज, उनको हम बोल देते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स it measures the order of hotness or the degree of hotness और कोल्डनेस, ठीक है ना। ये तुम्हें एक्चुअल में वहां पे डिग्री में नाप के बताता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा ठंडी है, कौन सी कितनी ज्यादा गर्म है। अब ये नापो कैसे भाई कि ये ठंडा है या ये गर्म है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, नापते हैं इन कंपैरिजन टू रूम टेम्परेचर। तो हमेशा याद रखना नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो बोला जाता है दैट इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। ये बेसिकली तुम्हें बोला जाता है इट इज ऑफ 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल दिया जाता है, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर कोई ऐसा बॉडी है जिसका टेम्परेचर इनसे कम है तो हम कहते हैं वो बॉडी ठंडी है, और अगर कोई ऐसी बॉडी है जिनका टेम्परेचर इनसे ज्यादा है तो हम बोल देते हैं कि वो क्या है, गर्म बॉडी है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वार्मनेस और कोल्डनेस बोल लो, वही हॉटनेस और कोल्डनेस बोल लो, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। कोई 25 डिग्री यूज करता है, कोई 27 यूज करता है, ठीक है ना। अलग अलग बुक्स में ये दिए हुए हैं, बेसिकली 25 यूज किया जाता है। अब स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल दिया जाता है, STP जिसे हम बोलते हैं, दैट इज हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल दिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमें यहाँ पे हर चीज को जो नापा जाता है
बेसिकली तुम जानते हो कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की इस एसआई यूनिट तुम्हारी केल्विन होती है। क्या बोल दिया जाता है? ठीक है, क्या बोला जाता है कि जो तुम्हारी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, क्या बोला गया? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज बेसिकली बताया जाता है केल्विन को। किसको बता दिया जाता है? केल्विन को। तो अगर मुझे ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है मुझे डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं, तो हम इनको कन्वर्ट कैसे करें? तो कन्वर्जन करने का तरीका समझो भाई, कन्वर्जन समझो भाई, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कन्वर्जन कैसे करते हैं? तो कन्वर्जन करने का तरीका होता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अगर मान लो डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा उसमें 273.15 जोड़ देंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन। मान लो जितना भी यहाँ पे वैल्यू था, मान लो ये x डिग्री सेल्सियस था, तो हमने क्या कर दिया, x में 273 प्लस 1.15 अगर हमने जोड़ा तो यही डिग्री सेल्सियस क्या होगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और होती है इसकी यूनिट, दैट इज फ़ारेनहाइट। तो अब हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, कि मेथड क्या है कि भाई हम लोग को यूनिट को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इनको कन्वर्ट करने का तरीका होता है, ठीक है ना, कि मान लो अगर ये x डिग्री सेल्सियस था तो x डिग्री सेल्सियस को क्या करो, 9/5 टाइम्स ऑफ क्या कर दो, x कर दो, और उसमें 32 को जोड़ दो, तो जो वैल्यू आएगी इट विल बी इन फ़ारेनहाइट। क्या आ जाएगी? ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं और इस तरीके से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो ये रिलेशन जरूर याद रखना, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहे हो, डिग्री सेल्सियस में 273, हाँ, तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता करे, 1 डिग्री नहीं होता, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 0.15 केल्विन। क्योंकि देखो अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 भरे तो ये भी 0, तो 0 प्लस 273.15 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 273.15, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15। एक चीज और याद रखना, ठीक है ना, एक चीज और याद रखना, क्या बताया जाता है, बहुत एक खास बात है। खास बात क्या है, इसको रिलेशन में हम याद करने में एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें केल्विन में वैल्यू, या मान लो कभी कभार न्यूमेरिकल में क्या होता है, फ़ारेनहाइट दे देता है, तो फ़ारेनहाइट से हमें केल्विन में अगर रिलेशन निकालना हो तो उसके लिए हम लोग अब या तो भाई एक तो भाई लंबा मेथड हो गया कि भाई पहले फ़ारेनहाइट से हम क्या करें, डिग्री सेल्सियस में बदले, और फिर डिग्री सेल्सियस को क्या करें, उठा करके भाई फिर से वहां केल्विन में बदले, तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अब उस लंबे प्रोसेस को अब शॉर्ट में करने का तरीका समझो। भाई अगर मुझे इसको शॉर्ट में करना है तो कैसे शॉर्ट में हम निपटा सकते हैं, तो शॉर्ट में करने का तरीका होता है शॉर्ट रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इनके बीच में अगर तुम्हें शॉर्ट रिलेशन समझना है तो इसकी वैल्यू बेसिकली तुम्हें मिल जाती है C/5, मतलब तुम्हारा जितना भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है इज इक्वल टू कितना, फ़ारेनहाइट माइनस ऑफ 32, कितना हो गया, फ़ारेनहाइट माइनस बेसिकली बोल दिया जाता है 32/9, ठीक है ना, कितना बोल दिया जाता है, फ़ारेनहाइट बाई 9, and it is equal to the Kelvin minus 273.15 upon 5। अब अगर किसी भी दो को तुम इक्वल करोगे तो देख लो तुम्हारा यही रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने कोई डिफरेंस नहीं किया है, हमने बेसिकली तीनों के बीच में एक कॉम्पैक्ट रिलेशन निकाल दिया है। अब अगर मान लो मुझे कहीं भी एक मान लो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तब तो ये आसान तरीका हो जाता है।
डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में करना है तो ये आसान हो जाता है। लेकिन अगर मान लो फ़ारेनहाइट और केल्विन में दिया हो तो तुम यहाँ से इनका एक डायरेक्ट रिलेशन लगा करके इसको निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों में आपस में रिलेशन ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, टेम्परेचर नापने का तरीका सीखे, ठीक है ना। क्या क्या सीख लिए भाई, मास सीखे, वेट सीखे, है ना, और क्या सीखे, और तुमने वॉल्यूम निकालना सीख लिया, डेंसिटी निकालना सीख लिया। इसके अलावा जो है तुमने टेम्परेचर के बारे में सीख लिया, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक देखो मेरे क्लियर होते जा रहे हैं। अब यही छोटे छोटे टॉपिक जो है जब यूज होते हैं ना तो बड़े काम के बन जाते हैं। आधे लोग को जब न्यूमेरिकल में बोला जाता है, क्वेश्चन में दिया होता है एट एसटीपी। अब एसटीपी का मतलब बेसिकली होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो यही खोजते रह जाते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है। तो पर तुम्हें अब यहाँ मालूम पड़ गया कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है। केल्विन में लिखोगे दैट इज 273.15 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है न्यूमेरिकल करते समय हमें थोड़ा आसानी प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज और याद रखना, कब ये तीनों देखो, ये एक क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, जब हम इनका चेंज निकालते हैं, क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं। चेंज इन मान लो निकाला हुआ है, मान लो एक टेम्परेचर मान लो एक 25 डिग्री सेल्सियस था, फिर 25 से मान लो बाद का इनिशियल टेम्परेचर 25 था, फाइनल टेम्परेचर मान लो 30 है, तो दोनों के बीच का जो तुम चेंज निकालोगे वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो चेंज इन तुमने चाहे डिग्री सेल्सियस में किया हो या फिर चेंज तुमने निकाला हो केल्विन में, ठीक है ना, तो ये चेंज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये बात हमेशा याद रखना भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि अगर मान लो हम चेंज की वैल्यू निकाल रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू कर रहे हैं, तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, चाहे हमने डिग्री सेल्सियस में किया हो चाहे हम केल्विन में कर रहे हो, वो वैल्यू सेम रहेगी। देखो इस चीज का इस्तेमाल तुम कब करोगे, जब तुम चैप्टर इलास्टिसिटी में आओगे। किसमें आओगे, इलास्टिसिटी में जब तुम आओगे तो वहां पे जो है तुम्हें ये बताया जाता है, वहां फॉर्मूले में लिखा जाता है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर करते हो। अब फाइनल टेम्परेचर कभी मान लो तुम सेल्सियस में दिया है तो तुम इस एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए तुम पहले उसको केल्विन में कर रहे हो, फिर माइनस कर रहे हो, फिर चेंज निकाल रहे हो, तो भाई कोई फर्क ना पड़ने वाला। उस कंडीशन में तुम डायरेक्टली डिग्री सेल्सियस में ही चेंज निकालना चाहोगे तो वही वो चेंज ऑब्जर्व करेगा जितना वो केल्विन में करेगा। तो न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए वहां पे हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से चेंज इन केल्विन फ़ारेनहाइट भी, डिग्री फ़ारेनहाइट भी इनमें बराबर ही मिलेगा, ये भी ऑब्जर्व रखना। ऐसा नहीं कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यहाँ पे बदल जाने वाला है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, इन सारी चीजों में हमने टेम्परेचर में यहाँ पे रिलेशन भी समझा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के बारे में ऑब्जर्व भी किया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पे इनका थोड़ा बहुत जो है, ठीक है ना, बुक के अनुसार चलोगे, ठीक है ना, थोड़ा एनसीईआरटी के अनुसार अगर चलते हो तो यहाँ पे तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन भी बताए जाते हैं, या कह सकते हो साइंटिफिक फिगर बताया जाता है। अब वो साइंटिफिक फिगर जो है ऑब्जर्व करने का तरीका हम तुम्हें बता दे रहे हैं। ये सेम टॉपिक तुम्हें फिजिक्स में भी मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों पैदा साइंस से ही हुए हैं, तो भाई बेसिक दोनों में बहुत ज्यादा तक सिमिलर चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा साइंटिफिक फिगर। अब साइंटिफिक फिगर क्या होता है, सॉरी साइंटिफिक फिगर कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है। सिग्निफिकेंट फिगर तुमने बचपन में जब भी तुमने पॉइंट वाला, भाई 5th 6th में पॉइंट वाले डेसिमल वाले तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन कराए गए होंगे ना, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे मान लो पॉइंट वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या होता है, ठीक है। देखो चेंज वाले में क्या बताए हैं, जैसे मान लो इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इन दोनों में चेंज निकालोगे तो कितना आएगा, 30 - 5 विल बी इक्वल टू द
5 डिग्री सेल्सियस सॉरी आएगा ना। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस अगर हम करेंगे तो इट विल बी 5 डिग्री सेल्सियस। आया कि नहीं आएगा? पर अगर अगर मुझे मान लो एसआई यूनिट के हिसाब से चल रहा हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 में 273 जोड़ेंगे। सॉरी इतनी ठीक क्यों आ रही है? ठीक है ना। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 298.15 केल्विन। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 30 प्लस 273.15। तब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा 3 7 3 10 303.15। अगर हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 0.15 से 0.15 माइनस होगा, ये 13 में से 8 जाएगा, तब भी देखो चेंज मेरा 5 केल्विन का ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही बात बोल रहे थे कि चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालो, चाहे चेंज तुम जो है यहाँ पे तुम केल्विन में निकालो, वहां पे जो वैल्यू होती है उनकी वैल्यू पे इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है। कुछ क्लियरिटी हो रही है? कुछ क्लियरिटी हो रही है अब? तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे जो है चेंज के बारे में बात किए कि चेंज इन टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो, वो वैल्यूज हमेशा क्या होती है, इक्वल चलती रहती है। क्लियर है ना? डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। हम तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3-4 मैं क्वेश्चन लिखा हूं। चलो पहले तुम लोग उसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बताओ, उसके बाद हम तुम्हें बताते हैं। पहला है 508.0, दूसरा 820.400.0, तीसरा 1.0200 इंटू 10⁵, चौथा 807,000, पांचवा, ठीक है ना। इसी तरह से हम और आगे दे रहे हैं 0.0230, ठीक है ना। सिक्स्थ वाला इसी तरह से हम दे रहे हैं, यहाँ मान लो यहाँ 0 ना लिखो, यहाँ मान लो लिख ले रहे हैं 0.230। अब जरा इनमें जो है सारे फिगर में तुम इन सब में जो है न्यूमेरिक में जरा इनका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बताओ। अभी तुम्हारा डाउट खुद क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। करो जरा सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट। सबके लिए पहले सॉल्व करो, फिर हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अपने आंसर को मैच करना। अभी तुम्हें अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। इसीलिए कह रहे थे, देखो गलतियां होनी शुरू हो गई। ध्यान से समझो, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालोगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये नॉन न्यूमेरिक क्वांटिटी है तो ये 1 की तरह काउंट हुआ, ये दूसरी नॉन न्यूमेरिक है तो ये 2 की तरह काउंट हुआ, 2 नॉन न्यूमेरिक के बीच में आएगा तो इसका भी काउंटिंग करोगे। एंड पॉइंट के बाद इकलौता 0 है तो इसकी भी काउंटिंग होने वाली है। दैट मीन्स इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से समझना, पॉइंट के बाद नंबर आया है तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर में रोल दिखने वाला है, ठीक है ना। दिस इज ट्रेलिंग 0। क्या है ये? ट्रेलिंग 0 है। इस वाले में जो है तुम्हें यहाँ पे जो है वैल्यूज देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस 0 की हमने क्या की है, वैल्यू को काउंट किया है। ध्यान से समझो। दूसरा वाला क्या लिखे हो, 6 लिखा है गधा, ठीक है। देखो 8 क्या है, नॉन 0 तो पहला हो गया, 2 नॉन 0 तो दूसरा हो गया, 3 4 है तो नॉन 0 है तो मतलब तीसरा हो गया, 2 नॉन 0 के बीच में है
तो इसकी भी काउंटिंग मिलेगी, और इसकी काउंटिंग करने की वजह से ये दोनों की भी काउंटिंग करनी पड़ेगी, तभी हम इसको बना पाएंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 7। बड़े ध्यान से समझा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर में जितना हड़बड़ी उतनी गलती, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको आखिरी तक सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर ही नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट ना लगा होता, ध्यान से समझो, अगर ये पॉइंट 0 ना लगा होता तो इसी क्वेश्चन का सिग्निफिकेंट फिगर मात्र 1 2 3 4 होता, तब इन दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। लेकिन इस जीरो के आने की वजह से इन दोनों जीरो का भी इम्पैक्ट दिख गया, और इस वजह से इसका सिग्निफिकेंट 7 चला गया। अब इसके बाद देखो नंबर क्या लिखा, 10 to the power 5 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, पहले इसको 1 0 2 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, फिर इसको हम 5, इसके बाद क्या 1 2 3 4, तो भाई पॉइंट लगे हुए हैं तो हम उसको बेसिकली यहाँ पे रोक सकते हैं। ये पॉइंट के बाद सब जीरो ही है तो उसको हम रोक सकते हैं, तो ये वाला वैल्यू आ गया। अब क्योंकि ये पॉइंट दिख रहा है, इस वजह से इसका और इसका काउंटिंग देखने को भी मिलेगा। दैट इज 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 5। अब अगर इसके लिए कैलकुलेट करो, यहाँ तो कहीं कोई पॉइंट नहीं लगा है, तो एक नॉन जीरो, एक नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच में भी एक नंबर, तो इन तीनों का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा केवल और केवल 3। बात समझे। इसमें स्टार्टिंग नॉन जीरो, ये दोनों लीडिंग जीरो है तो इनकी काउंटिंग नहीं होने वाली, तो केवल इन दोनों का लेकर के दैट इज ऑफ 2 इसका सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके बाद देखो, ये एक नॉन जीरो, ये दूसरा नॉन जीरो, ये ट्रेलिंग जीरो आखिरी में आने वाला है, दैट मीन्स इसकी काउंटिंग होगी, दैट विल बी, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। कुछ समझे। सिग्निफिकेंट फिगर को बड़े ध्यान से और कंसंट्रेशन के साथ समझा जाता है। देखो सबका 3 लिखे दिया है ना, 4 7 5 3 2 3 आ रहा है। अगर हम मैच करें तुम्हारा ऑप्शन तो 6 में से 2 सही, बाकी सब गलत। बाकी और किसका है, ये देखो लिख के दिया 3 4 3 3 2 2, 3 4 3 3 2 2, तो मतलब तुम्हारा भी 2 नंबर, बलवीर 2 नंबर मिला तुम्हें, जाओ। इसके बाद गणेश का 4 5, उसके बाद लिखा है यहाँ पे 3, यहाँ लिखा 3, ये लिखा 2, ये 3, तो तुम्हारा गणेश तुम्हारा 4 नंबर सही है, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड में गलती हुई। अब इसी को कहते हैं काउंटिंग, ठीक है ना। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो एक चीज बता दे, आखिर क्यों इन जीरो की वैल्यूज को इम्पैक्ट दिया जा रहा है, और तुम लोग बेसिकली सोच रहे होगे अरे ये तो पॉइंट के बाद अगर हम देखें जीरो, तो ये जीरो लगा हो चाहे ना लगा हो इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम हटा सकते हैं, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। और फिर ये सोच रहे हो कि ये 0.023 है, ये जीरो का तो बड़ा यहाँ पे बड़ा वैल्यू है, इसलिए जीरो को तो काउंट करना चाहिए, गलत है। इन मैथमेटिक्स में चीज अलग होती है, यहाँ पे हमें इफेक्ट देखना है कि किस जीरो की वजह से इफेक्ट पड़ने वाला है और किस जीरो की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बात समझो, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो की वजह से नहीं, आखिरी में 2 और 3 के से इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए जीरो की वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन इस जीरो को अगर हम नहीं रखेंगे तो यहाँ काम नहीं होगा, बात समझे। ये इफेक्ट बताता है, सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, ठीक है, जिससे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि 0.2 और 0.005 को तुम्हें ऐड करना हो तो तुम कैसे ऐड करोगे, तुम 2 के पीछे 2 तो पहले जीरो लगाओगे, उसके सिग्निफिकेंट फिगर को बराबर करोगे, तब जा करके एडिशन करोगे ना। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए। वो 6 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो उसने भाई नॉन न्यूमेरिक के लिए था, मतलब नॉन जीरो वाले के लिए, तो नॉन जीरो का तो समझ ही रहे हो कि भाई नॉन जीरो क्वांटिटी है तो हमेशा उसका भाई सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन मजा तब आता है जब वो क्वांटिटी जीरो होती है,
तो उन जीरो को हम देखो कैसे कहते हैं ना, जीरो एक तरह का मैजिकल नंबर अपने आप में है। अब ये समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसे कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। थर्ड वाला एक बार फिर से देख लो, 1 2 3। देखो ये लिखा हुआ था 1.0200 इंटू 10⁵ तो जब 10⁵ का लिख मतलब हो गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। पावर को तुम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हो। बेसिकली अगर हम 5 को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 पांचों काउंट में आ जाएंगे। रीजन समझो भाई, यहाँ पे पॉइंट के बाद वो लिखे हुए है ना, पॉइंट के बाद देखो हम इस 10⁵ को नहीं देख रहे हैं, 10⁵ नहीं 10⁵1 हो, कोई मतलब नहीं है उससे। बात समझे, वो 10⁵ का कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे नंबर का इफेक्ट है। देखो ये एक नॉन न्यूमेरिक, ये दूसरा नॉन न्यूमेरिक, इन दोनों नॉन न्यूमेरिक के बीच में आने वाला ये जीरो, इसका इफेक्ट, और ये दोनों कैसे हो गए, ट्रेलिंग जीरो हो गए। तो ट्रेलिंग जीरो का इफेक्ट, तो 1 2 3 4 5, तो इनका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसके साथ प्रोडक्ट के तौर पे तुम्हारा 10⁻n लगा दो, कोई मतलब नहीं है उसका। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि अगर ये 10⁻1 2 3 4 5 6 7 जितना मर्जी लगाना है लगा दो, इसका सबका केवल सिग्निफिकेंट फिगर बने हैं। ठीक है ना, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं है, हटा दो इनको, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए केवल आगे वाले चीजों को देखा गया है। ठीक है ना, अगर हमें क्या बोला है, थर्ड 0.02 और 0.23 में कितना होगा। देखो 0.02, देखो 0.02 ये दोनों हो गए लीडिंग जीरो। क्या हो गए, लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1। एक नंबर तुमने और क्या दिया है, दैट इज 0.23। तो इसमें इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका भी है, तो इसका आ गया 2, इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। बात समझे, तो ये हो गया इसका 2। अब इसी तरह से अगर लिखा होता 230, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आता 3। बात को समझ में आ रही है भैया। छोटा सा कॉन्सेप्ट ना अपने आप में थोड़ा सा एक जगह सीरियसनेस, तो कहते हैं थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन के साथ इसे समझना होता। ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। ठीक है, जो 6 पॉइंट तुम्हें लिखवाए हैं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर को निकलवाने के लिए उन 6 पॉइंट को पहले एक बार अच्छे से पढ़ो। इसीलिए हम उनके नीचे उनका एग्जाम्पल लिखते जा रहे थे। वो एग्जाम्पल ऑब्जर्व करो, फिर उनको कैलकुलेट करो, तब ये बातें ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। ठीक है ना, इसीलिए हर पॉइंट का एग्जाम्पल वही नीचे लिख रहे थे, ताकि तुम उसको ऑब्जर्व करते हुए चलो। पर यही दिक्कत है भाई, कहाँ एक बार में सुनने वाले हैं। योगेश, गगन, गणेश, सोनाली, तुम लोग क्लियर हो रहा सबको। चलो अच्छी बात है, क्लियरिटी हो रही है तो। ठीक है ना, ये जितना ज्यादा तुम लोग का अच्छे से क्लियर हो जाता है उतनी अच्छी बात है। अब इसके आगे की क्लास कल तुम लोग की चलेगी। आज के लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे जो तुम्हें कल करके आने हैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूं मैं तुम्हें, उनको कल करके आना। ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को वही सॉल्व करोगे तभी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डेली का डेली तुम्हें हम बताए थे क्वेश्चन हम तुम्हें प्रॉपर देने वाले हैं, तो जरूरी हो जाता है कि आप उनको डेली सॉल्व करिए। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो, अपने आप चीजें सॉल्व होती चलेंगी, किसी भी दिन तुम्हारा बर्डन नहीं आने। ठीक है ना, तो लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कन्वर्ट 1 हेक्टामीटर इनटू 1 मिली, मतलब इन मिलीमीटर। कन्वर्ट हेक्टामीटर इनटू मिलीमीटर। एक तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा हमने तुम्हें दिया है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट, फर्स्ट है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, दोनों में बदल के दिखाना है, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, फाइंड अ प्लेस वेयर weight of body is negative।